हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को हमारे बैचेस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। साल 2023 और 24 के लिए हमारे फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की जा रही है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.thecareerspath.com पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जिसमें पूछा गया है which theory concept on the origin of monsoon states that the monsoon are produced due to the differential heating of continental and ocean basin। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी थ्योरी या कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग भारत में मॉनसून के ओरिजिन के बारे में ये बताया जाता है कि भारत में मॉनसून जो हमारा भूभाग है और जो हमारा पास देखिए पानी वाला भाग है, इन दोनों में तापमान की वेरिएशन दोनों में आप लोगों के पास देखिए कम और ज्यादा तापमान की वजह से आता है। तो चलिए देखते हैं जरा ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डायनेमिक कंसेप्ट थ्योरी ऑफ फ्लो। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया है थर्मल कंसेप्ट थ्योरी ऑफ हेली। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया है जेट स्टीम थ्योरी। देन वी हैव नेक्स्ट एयर मास थ्योरी। मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्मल कंसेप्ट थ्योरी ऑफ हेली। चलिए बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो चलिए यहाँ पर जरा कुछ एक चीजें हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं एग्जाम के लिए। अगर हम लोग हेले की थर्मल कंसेप्ट थ्योरी के बारे में बात करें तो ये इनके द्वारा दी गई थी 1686 में। और इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि जो आप लोगों के पास देखिए लैंड ब्रीज आप सभी लोगों ने सुना होगा और सी ब्रीज ये वाला सिद्धांत दिया। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इंडिया है पूरा का पूरा आप सभी लोगों को पता है पेनिनसुलर है। और यहाँ पर ये पूरा जमीन वाला पार्ट है और ये हमारे पास देखिए वाटर बॉडीज है, इधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। क्लियर है। अब आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि जो जमीन है वो पानी के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म होती है और ज्यादा तेजी से ठंडी भी हो जाती है। जो हमारे पास थर्मल कंसेप्ट थ्योरी है इसने इसी पे काम किया। जैसे कि मान लीजिए कि दिन के समय में आप लोगों के पास टेम्परेचर ज्यादा है और उस वजह से जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। और जल्दी गर्म हो जाती है यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। और जो हमारे पास पानी वाला एरिया है यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए ये धीरे धीरे गर्म होता है और इसके मुकाबले में ये ठंडा होता है, जमीन के मुकाबले में पानी वाला हिस्सा ठंडा होता है और यहाँ पर क्रिएट हमारे पास होता है हाई प्रेशर। तो अब आप सभी लोगों को पता है कि जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है हमेशा। तो यहाँ पर दिन के समय में जो हवाएं हैं वो जमीन से चलेगी समुद्र की तरफ और इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। और रात के समय में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। रात को होता क्या है कि जितना जल्दी हमारे पास जमीन गर्म होती है उतनी ही जल्दी ये ठंडी भी हो जाती है। और पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे हमारे पास ठंडा हो जाता है। तो रात को जमीन का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर अब हो जाता है हाई प्रेशर और यहाँ पर पानी में हो जाता है लो प्रेशर। अब अगेन रात के समय में लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब हवाएं चलेगी वो चलती है पानी से जमीन की तरफ और इनको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। क्लियर है। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि दोनों की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होने के कारण भारत में हमारे पास मानसून आता है। लेकिन जो हेली की ये थ्योरी है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करने में हमारे पास असफल रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 जून को लगभग आप लोगों के पास मानसून भारत पहुंच जाता है। ये तो उससे पहले भी आप लोगों के पास सेम इसी तरह से होता है कि जमीन और पानी अलग अलग रूप से आप लोगों के पास गर्म और ठंडा हो रहा है। उस टाइम फिर मानसून क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? इस आंसर का
सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर देने में ये थ्योरी फेल है। सेकंड, हमारे पास देखिए मॉनसून ब्रेक आती है। मॉनसून के बीच में एक टाइम आता है 7 से 10 दिन का, जब बारिश नहीं होती है। तो उस मॉनसून ब्रेक में भी टेम्परेचर इसी तरह से हमारे पास काम कर रहा है, जमीन ज्यादा जल्दी गर्म हो रही है, पानी धीरे गर्म हो रहा है। तो उस टाइम बारिश क्यों रुक जाती है? फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी ये थ्योरी असफल है। लेकिन इसी जो थर्मल कंसेप्ट थ्योरी ने हमें ये बताया है कि जो लैंड और हमारे पास ओशन बेसिन है, इसकी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से भारत में मानसून आता है। तो ये थियरी हेली के द्वारा दी गई थी 1686 में। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जेट स्ट्रीम थ्योरी के बारे में, तो जेट स्ट्रीम थ्योरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडिया के मॉनसून में। लेकिन ये जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक हम लोग कभी दूसरे वीडियो में करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि जेट स्ट्रीम हमेशा फ्लो करते हैं ट्रोपोस्फेयर में, जो फर्स्ट लेयर होती है हमारे पास एटमोस्फेयर की, और ये मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये हमारे पास मूव करते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। और देन हमारे पास थर्ड आता है एयर मास थ्योरी। एयर मास थ्योरी काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का जो प्रिंसिपल है, इस पे काम करने वाली ये थ्योरी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि ये हमेशा सन को फॉलो करते हैं। जिस जिस तरफ आप लोगों के पास सन जाता है, उस तरफ आप लोगों के पास ITCZ मूव करते हैं। और ITCZ हमारे पास होता है लो प्रेशर एरिया। तो इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में करेंगे। आज के लिए इसमें हम लोग इतना ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। So here we have second question on the screen. यहाँ पर पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप ऑफ इंडिया फ्रॉम हाई टू लो इन टर्म ऑफ परसेंट शेयर ऑफ टोटल एरिया। आप लोगों को बताना है कि टोटल भारत का जो जितना जियोग्राफिकल क्षेत्रफल है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, उससे कम कौन सी है, उससे कम कौन सी मृदा भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। और इसके लिए फिर आपके पास कोड दिए गए हैं ABCND। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कोड नंबर ए। कोड नंबर ए, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारत में जो है ब्लैक सॉइल है, और उसके बाद हमारे पास रेड सॉइल आती है, देन हमारे पास लेटराइट सॉइल, और देन हमारे पास डेजर्ट सॉइल आती है। आप सभी लोगों को पता है कि ब्लैक सॉइल ये अच्छी मानी जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, और अगर रेड सॉइल की बात करें तो ये हमारे पास येलो भी दिखाई देती है जब ये हाइड्रेटेड होती है, मतलब जब इसमें पानी बहुत मात्रा में होता है, तब ये दिखने में हमारे पास देखिए येलो भी लगती है। और इसका रंग लाल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। लेटराइट सॉइल की बात करें, ये भी भारत के बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। और उसके बाद डेजर्ट सॉइल की बात करें तो ये हमारे पास देखिए सैंडी सॉइल भी इसको हम लोग कहते हैं। और ये मिट्टी बेसिकली हमारे पास पाई जाती है राजस्थान वाले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भील, बी गोंड, सी संथाल, डी थारूस। इसका आंसर भी आप सभी लोगों को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो संथाल ट्राइब है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एट प्रेजेंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ना, तो वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और वो हमारे पास फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है इंडिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर ठीक नहीं है। चलिए, ये हमारे पास काल बैसाखी ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में आती है। उसके बाद मैंगो शावर कर्नाटका में कह रहा है। देन ब्लॉसम शावर केरला में कह रहा है, चेरी ब्लॉसम इसका पूरा नाम है वैसे। ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न हरियाणा में आती है। चलिए पहले तो इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आंसर देखते हैं जरा। अब ये सारी चीजें हमारे पास देखिए, काल बैसाखी, मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, नॉर्थ वेस्टर, इसके अलावा हमारे पास लू है, आंधी है, ये सब प्री मॉनसून शावर होती है जो भारत में आती है। मतलब मॉनसून आने से पहले ये भारत में आने वाली वो छारे हैं। इसमें से अगर हम लोग लू की बात करें, लू बेसिकली हमारे पास गर्म हवाएं होती है जो कि पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में चलती है। और अगर आंधी की बात करें, आंधी हमारे पास धूल भरी हवाएं होती है, साथ में देखिए थंडर स्टॉर्म भी लेकर आती है, लेकिन ये चलती है यूपी और बिहार में। काल बैसाखी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वेस्ट बंगाल में चलती है। और ये भी अपने साथ देखिए आंधी लेके आती है, तूफान लेके आती है, और आप लोगों के पास देखिए थंडर स्टॉर्म भी लेके आती है। मैंगो शावर कर्नाटका और केरला में आता है बेसिकली ये बौछारें, और ये अच्छी मानी जाती है मैंगो की फसल के लिए, आम की फसल के लिए। चेरी ब्लॉसम ये भी बिल्कुल सही है, केरला और कर्नाटका में अच्छी मानी जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी। नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न हमारे पास आती है छोटा नागपुर प्लेटू में, छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में। ये हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में हमारे पास चलती है आंधी। ये प्री मानसून शावर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है लू पंजाब हरियाणा में, आंधी यूपी वेस्ट बंगाल में, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, मैंगो शावर आप लोगों के पास देखिए कर्नाटका और केरला में, चेरी ब्लॉसम भी आप लोगों के पास केरला और कर्नाटका में, नॉर्थ वेस्टर्न हमारे पास चलेगी छोटा नागपुर प्लेटू में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आंसर बिल्कुल सही, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ वेस्टर्न हरियाणा में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन, कि इसमें से कौन सी जगह आप लोगों के पास अटलांटिक ओशन में है। ऑप्शन नंबर ए ओकिनावा, ऑप्शन नंबर बी बर्मुडा, ऑप्शन नंबर सी तैमूर, ऑप्शन नंबर डी माले। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्मुडा। ये हमारे पास अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। अगर हम लोग ये बाकी जगहों की बात करें तो इनके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग ओकिनावा के बारे में बात करें तो ये हमारे पास देखिए बेसिकली जापान में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडियन ओशन में। क्लियर है, सॉरी पैसिफिक ओशन में, जापान में और पैसिफिक ओशन हो जाएगा। अगर हम लोग तैमूर की बात करें तो तैमूर हमारे पास इंडियन ओशन में आता है। और माले ये हमारे पास देखिए आइलैंड है मालदीव्स में, और ये भी आता है इंडियन ओशन में। तो ये सारे के सारे देखिए आप लोग देखोगे कि जो ज्योग्राफी है इससे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए एटलस पर ध्यान देना है और मैप पर ध्यान देना है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर न्यूज में कोई भी आप लोगों के पास देखिए स्ट्रेट है, कोई भी आप लोगों के पास आइलैंड है, कोई भी आप लोगों के पास देखिए कोई भी ज्योग्राफिकल घटना अगर कहीं पर हो रही है किसी भी जगह पर, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज्योग्राफी से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है कि ये जगह कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से ही हो पाएंगे अगर आप मैप और साथ में एटलस से प्रैक्टिस करते हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली, कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर हमारे पास ठीक से मैच नहीं होता है। ये कह रहा है महिम पे, ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ये। सेकंड कह रहा है कोरी क्रीक गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है, कोरी क्रीक भी गुजरात में सिचुएटेड है। थर्ड कह रहा है ये कि माल बैंक ये गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है, माल बैंक भी गुजरात में है। और यहीं पर हमारे पास आ जाता है पॉइंट कालीमीर। पॉइंट कालीमीर केरला में नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर है। पॉइंट कालीमीर ये एक बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, है ना, पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। तो ये आप लोग के ध्यान रखेंगे।
पॉइंट कालीमीर, ये तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु की एक बर्ड सेंचुरी है। बाकी अगर हम लोग बात करें क्रीक की, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रीक क्या होता है। क्रीक हमारे पास एक शैलो वाटर बॉडी होती है, नदी की तरह है, लेकिन क्रीक और नदी में फर्क ये होता है कि ये नदी जितनी गहरी नहीं होती है। यहीं गुजरात में एक हमारे पास है सर क्रीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ये सर क्रीक डिस्प्यूटेड एरिया है बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान क्लेम करता है कि सर क्रीक उनका हिस्सा है, इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिया का हिस्सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर क्रीक जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये कौन कौन से देशों के बीच में है, तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और भारत में बात करें तो ये गुजरात के साथ लगने वाला एरिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और फिर आपको आंसर बताना है नीचे दिए गए कोड्स में से। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ एक आप लोगों के पास जगहें बताई गई है, आपको देखिए इनको मैच करना है कि ये कौन से देश में आप लोगों के पास है। तो देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसकी आप लोगों को देखिए प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोकेशन के बारे में आप सभी लोगों को देखिए पता ही होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें कैप ल्यूइन की, कैप ल्यूइन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें उजार्क प्लेट्यू की, उजार्क प्लेट्यू हमारे पास बेसिकली यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में है। और अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं कटांगा प्लेट्यू की, तो ये हमारे पास कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये तो पता ही होगा आप लोगों को कमचटका पेनिनसुला, ये हमारे पास बेसिकली रशिया में आता है। तो आप लोगों के पास देखिए, देखते हैं जरा ए ऑप्शन जहां पर 4 के लिए है, सॉरी ए ऑप्शन जहां पर 3 के लिए है, तो ए ऑप्शन 3 के लिए हमारे पास है बी में और डी में। फिर हम लोग देखते हैं जरा बी ऑप्शन जहां पर सेकंड के लिए है, बी ऑप्शन भी इन दोनों में ही सेकंड के लिए है। तो यहाँ पर देखते हैं जरा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जहां पर 4 के लिए है, तो सी ऑप्शन 4 के लिए हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आप लोगों को देखिए प्रैक्टिस करने हैं, ये क्वेश्चन आप समझ नहीं सकते हो, ये समझने वाली चीजें है ही नहीं, ये सारी की सारी प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखिए मैप और एटलस में करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी कहीं से पढ़कर कहीं से समझकर आप लोग कभी भी इसको याद नहीं कर पाओगे, कभी भी इसको रट नहीं पाओगे। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ एक फेमस माइंस दी गई है और आप लोगों को बताना है कि ये माइन किस चीज के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पर किसकी माइनिंग की जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश करें विद लोकेशन कि कहाँ पर ये माइन सिचुएटेड है, देखते हैं जरा कि क्या आंसर हमारे पास बनता है दिए गए कोड्स में से। यहाँ पर ए जो माइन दी गई है इसका नाम दिया गया है सारागास माइन। तो ये माइन ब्राजील में है और ये है माइन ऑफ आयरन ओर। यहीं पर सेकंड माइन का नाम दिया गया है काल्गोराइड। काल्गोराइड अगर माइन की हम लोग बात करें तो ये माइन ऑस्ट्रेलिया में है और ये है माइन गोल्ड की। सी अगर हम लोग बात करें सालोबो माइन की, ये भी ब्राजील में है सालोबो माइन, लेकिन ये माइन हमारे पास है कॉपर की, है ना, फेमस कॉपर माइन है ये वहां की। और यहाँ पर हमारे पास है हेयरगुसु माइन। तो हेयरगुसु कोल माइन है और आप सभी लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये है चाइना में। चलिए देखते हैं जरा आंसर क्या बन रहा है हमारे पास। ए जहां पर हमारे पास 4 के लिए होगा, तो यहाँ पर सी और डी दोनों में 4 के लिए है। तो यहाँ पर बी भी इसमें सेम दिया गया है, तो सी देखते हैं जरा, सी हमारे पास होना चाहिए सेकंड के लिए, तो जो डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं जरा राइट आंसर।
तो एग्जैक्टली डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड ऑकर्स एट विच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित जो स्थान दिए गए हैं इनमें से दुनिया के सबसे ऊंचे टाइड ज्वार कहाँ पर आते हैं। ये कह रहा है बे ऑफ बिस्की, मियामी कोस्ट, बे ऑफ फंडे, और आप लोगों के पास उग्वावा बे। तो इसका आंसर भी आप सभी लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ऊंचे जो ज्वार आते हैं वो बे ऑफ फंडे में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग बे ऑफ फंडे की बात करें तो हमारे पास कनाडा और यूएसए के बीच में है। और अगर इन बाकी बेस की बारे में हम लोग बात करें कि ये कहाँ पर आती है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हम लोग बात करें बे ऑफ बिस्के के बारे में, तो ये बे हमारे पास फ्रांस एंड स्पेन के बीच में है। मियामी कोस्ट यूएसए में है। बे ऑफ फंडे मैंने बता दिया। उंगवा बे के बारे में बात करें तो उंगवा बे हमारे पास कनाडा में है। मेनली आप लोग के पास देखिए कनाडा कनाडा के नूनाविक इसको अलग करती है बाफिन आइलैंड से। अगेन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया में कि भारत में हमारे पास सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार कहाँ पर उठते हैं, तो ये भी आप सभी लोगों को पता है, ये खंबत की खाड़ी गुजरात में उठते हैं। तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर भी अगेन सेम आप सभी लोगों को मैच करना है, लेकिन यहाँ पर लोकेशन नहीं है, यहाँ पर आपके पास दिए गए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट। तो ये करंट आपको मैच करने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये करंट आते हैं और किसके नाम पर इन करंट का नाम दिया गया है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, अलोगास करंट और पेरुवियन करंट। यदि डिकोड करने की कोशिश करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग कैनरी करंट की बात करते हैं तो ये नाम दिया गया है हमारे पास सी कोस्ट पर। कैनरी हमारे पास बेसिकली सी कोस्ट है अटलांटिक ओशन में। अगर हम लोग बात करते हैं लेब्राडोर करंट की, लेब्राडोर बेसिकली हमारे पास सी है और सी के नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। और लेब्राडोर सी हमारे पास आता है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। देन अगर अलुगास करंट की बात करें तो ये हमारे पास एक आइलैंड है अलुगास, साउथ अफ्रीका में। और अगर पेरुवियन की करंट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि पेरू हमारे पास कंट्री है साउथ अमेरिका में, और कंट्री के नाम पर इसका नाम दिया गया है। और इस डिकोड करने के जरिए हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए चेक करते हैं जरा। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो सारे के सारे जो इस तरह के क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से ही हो सकते हैं आपके, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करो लोकेशन कहाँ पर कौन सी जगह है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में से सबसे ज्यादा, और टफेस्ट क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट क्रॉस द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। चलिए, इसमें ए माही रिवर, बी नेग्रो रिवर, सी लिम्पोपो रिवर, डी आप लोगों के पास दिया गया है जाइर रिवर। तो इसका राइट आंसर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेग्रो रिवर। तो अब इसको हम जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारे पास है अर्थ। अर्थ में इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये इक्वेटर 0 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, और ये आप लोगों के पास देखिए दो हेमिस्फेयर में अर्थ को डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ जाए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अगर हम लोग नॉर्थ में जाए तो यहाँ पर हमारे पास आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और अगर हम लोग 23.5 डिग्री साउथ में जाते हैं
यहाँ पर हमारे पास आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी इनमें से किसी एक को 2 बार नहीं काटती है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास नीग्रो नदी नहीं काटती है। अगर हम माही नदी की बात करें तो माही भारत में नदी बहती है, और आप सभी लोगों को पता है कि भारत से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों के पास देखिए, नीग्रो रिवर की अगर लोकेशन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये नदी उरुग्वे में बहती है मेनली। अगर लिम्पोपो नदी की हम लोग बात करें तो लिम्पोपो इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीका की, और इसी तरह से आप लोगों के पास जायरी, ये भी अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये आप लोगों के पास भूमध्य रेखा और इसके साथ साथ आप लोगों के पास कर्क रेखा को 2 2 बार काटने वाली नदियां हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा आप लोगों के पास देखिए ठीक से मिलान नहीं किया गया है। मलाक्का स्ट्रीट ये कह रहा है कि अंडमान सी में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास यूकांटा स्ट्रीट ये कह रहा है कैरिबियन सी में है। सोंडा स्ट्रीट गल्फ ऑफ इंडीज में है। और आप लोगों के पास बता रहा है कि बास स्ट्रीट ये हमारे पास है तस्मान में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सुंडा स्ट्रीट। सुंडा स्ट्रीट गल्फ ऑफ इंडीज में नहीं है, सुंडा स्ट्रीट हमारे पास इंडोनेशिया में है। तो सी राइट आंसर हमारे पास इसका होना चाहिए। एग्जैक्टली सी हमारे पास राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, डेड जोन इन द वर्ल्ड्स ओशन एंड लार्ज लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, दुनिया के जो बड़े बड़े महासागर है, बड़ी बड़ी झीलें हैं, उसमें हमारे पास डेड जोन होते हैं, मृत क्षेत्र होते हैं। आप सभी लोगों को बताना है कि इस मृत क्षेत्र की क्या क्या खासियत होती है। ऑप्शन नंबर ए में ये बता रहा है कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की वहां पर जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत हमें ज्यादा मात्रा में रहती है। ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्सेसिव ब्लूम होता है एल्गे का, बिल्कुल सही ये भी है, एल्गे यहाँ पर आप लोगों के पास एक्सेसिव पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि यहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रेटेड और फॉस्फेट्स जैसे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द एबव हमारे पास राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, वन ऑफ द बेटर अचीवमेंट्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज, कि कान्हा नेशनल पार्क के बारे में कौन सी अचीवमेंट हमारे पास सही है। ये बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ टाइगर फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन, की जो टाइगर की जाति हमारे पास खत्म होने वाली थी प्रजाति, उसको बचाया है इसने। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ स्वैम डियर एंड स्वैम डियर को यहाँ पर बचाया गया। यहाँ पर थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ गौर। ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ विसन, है ना। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है कि स्वयं डियर के कंजर्वेशन के लिए इस पार्क ने काम किया है। तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और कान्हा नेशनल पार्क आप सभी लोगों को पता है ये है मध्य प्रदेश में। अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट लगभग 109 नेशनल पार्क हैं, और इन 109 में से जो पहला नेशनल पार्क आप लोगों के पास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बनाया गया था विद द नेम ऑफ हीथली नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, व्हाट इज लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मलेशिया, मलेशिया में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को पता होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर एरिया को साफ किया जाता है और उस एरिया में कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, और कुछ समय के बाद दूसरे एरिया में जंगल को साफ कर कर वहां पर कृषि की जाती है। तो आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर कि मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहा जाता है। झूम मैंने बता दिया इंडिया में। सेकंड, कुमरी। बी आप लोगों के पास सी आप लोगों के पास कह रहा है पोडू, और डी आप लोगों के पास कह रहा है लद्दाख। तो आप ध्यान रखेंगे मलेशिया में इसको कहा जाता है लद्दाख।
और अगर आप लोगों के पास देखिए बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुमरी आप लोगों के पास देखिए बेसिकली कहा जाता है कहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ये कहा जाता है वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, पश्चिमी घाट वाले रीजन में कुमरी कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें पोडू की, तो पोडू आप लोगों के पास देखिए बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है इंडियन सब ट्रॉपिकल सब कॉन्टिनेंटल रीजन में। और इसके अलावा आप लोगों के पास देखिए इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो चीना, CHENA है ना, चीना आप लोगों के पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है श्रीलंका में। और यहीं पर आप लोगों के पास रे, ये नाम है वियतनाम में। और आप लोगों के पास रोका कहा जाता है ब्राजील में। मेक्सिको में इसको कहा जाता है मिल्पा। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे नाम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा भारत में झूम कहा जाता है। ओडिशा में इसको कहा जाता है पामा। पामा के अलावा उड़ीसा में इसको दाबी भी कहा जाता है। और वहीं इसको आप लोगों के पास वलरे कहा जाता है राजस्थान में। तो इस तरह से अलग अलग नाम आप लोगों के पास देखिए, विवार इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये सारे नाम आप लोगों को पता होने चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कि ठीक ढंग से आप लोगों के पास कौन सा पेयर मैच नहीं है। एक तरफ टाउन दिया गया है, दूसरी तरफ आप लोगों के पास रिवर दी गई है। अयोध्या बिल्कुल सही, सरयू नदी के किनारे स्थित है। सूरत ये भी करेक्ट है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, सॉरी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बरेली आप लोगों के पास देखिए गंगा के नहीं है, राम गंगा नदी के किनारे हैं। और आप लोगों के पास कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, बरेली गंगा, ये करेक्ट है ना। कि आप लोगों के पास देखिए करेक्टली मैच नहीं किया गया है, क्योंकि बरेली हमारे पास है राम गंगा नदी के किनारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है आप सभी लोगों को पता है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये कह रहा है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड छत्तीसगढ़। आपको राइट आंसर डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है गुजरात। गुजरात के बाद जाती है राजस्थान में। राजस्थान के बाद जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद जाती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद जाती है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के बाद जाती है मिजोरम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके सॉरी, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर हमारे पास झारखंड रह गया था, है ना। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, जहां से नहीं गुजर रही है, ये हो जाएगा मणिपुर। तो ये कई बार आप लोगों के लिए देखिए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगाने के लिए भी आता है, ईस्ट टू वेस्ट भी लगाने के आता है ऑर्डर में, कि कौन कौन से राज्य से ऊपर पहले कौन से उसके बाद कौन से राज्य में जाएगी। तो इस तरह से भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो ऑर्डर मैंने बताया ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ये तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास पूछा गया है, विच इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, की भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ये उर्दू कह रहा है, बी हिंदी कह रहा है, सी बंगाली कह रहा है, डी आप लोग के पास कह रहा है तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बंगाली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर हमारे पास देखिए हिंदी दिया गया है, लेकिन हमारे पास हिंदी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हिंदी आप लोगों के पास सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत में। लगभग 53% पॉपुलेशन के द्वारा हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास बंगाली आती है। तो यहाँ पर सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका, बंगाली। ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर हिंदी हमारे पास फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया,
टुनीशिया, कनाडा एंड यूएसए। आप सभी लोगों को पता है कि ग्रेट सॉल्ट लेक हमारे पास है यूएसए में। बिल्कुल सही, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। भारत में सबसे कम जो लिंग अनुपात इसमें से कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी दमन एंड दीव। इसका राइट आंसर भी आप सभी लोगों को पता होगा कि अकॉर्डिंग टू सेंसिस ऑफ 2011 सबसे कम सेक्स रेशियो हमारे पास है दमन एंड दीव का, और सबसे ज्यादा आप सभी लोगों को पता है केरला का है। चलिए बिल्कुल सही, डी हमारे पास देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है डियागो सरगिया द्वीप कहाँ पर स्थित है। वेयर इज डियागो सरगिया आइलैंड लोकेटेड। ये कह रहा है पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, या आप लोगों के पास आर्कटिक ओशन में है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इंडियन ओशन। डियागो सरगिया आप लोगों के पास देखिए ब्रिटिश इंडिया का भी हिस्सा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। ये कह रहा है रिकॉर्डेड टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आते आते टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम लोगों ने नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है कि अगर हम लोग देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हर 65 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट आप लोगों के पास कह रहा है रेनफॉल इंक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। भारत में जो उत्तर के मैदान हैं वहां पर आप लोगों के पास देखिए अगर रेनफॉल की बात करें हम लोग, कि कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते क्रम में जाती है। बिल्कुल सही है। अगर हम लोग कंपेयर करें वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन की और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन की, तो हमारे पास देखिए वेस्टर्न पार्ट में कम बारिश होती है और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा बारिश होती है नदर्न प्लेन के। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मानसून आप लोग के पास आती है साउथ वेस्ट मानसून, जिससे सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में, जैसे उत्तर के मैदानों में ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है ना, तो ये स्लो होना शुरू हो जाती है। मतलब ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश कब आएगी, वेस्ट की तरफ जाते जाते आगे ये बारिश आना भी कम कर देगी। तो हमारे पास यहाँ पर राइट हो जाएगा केवल स्टेटमेंट नंबर 2। चलिए देखते हैं जरा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है हमारे पास। चाइना, यूएसए, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश हमारे पास है चाइना, और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। आप सभी लोगों को पता है कि कोयला हमारे पास देखिए बेसिकली क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो कोयला हम लोग देखिए सबसे ज्यादा मानते हैं शुद्ध कोयला है। और आप लोगों के पास भारत में ज्यादा कार्बन मात्रा वाला कोयला नहीं पाया जाता, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वाला कोयला पाया जाता है। लेकिन चाइना और बाकी देशों में आप लोगों के पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल पाया जाता है। लेकिन कोल का यूज एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है भारत में। लेकिन ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन इमिशन के लिए। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लिए भी पहुंचना है। इसके लिए धीरे धीरे हम लोग कोयले का यूज करना कम कर देंगे अपने ऊर्जा संसाधनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच इज नॉट टेम्परेट ग्रासलैंड, की इसमें से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में ये कह रहा है पेरियर्स नहीं है, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, ऑप्शन नंबर सी कंपोज, ऑप्शन नंबर डी डॉन्स। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कंपोज।
अब कई बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये घास के मैदान कहाँ पर है, इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। तो अगर हम लोग देखिए पेरियर घास के मैदान की बात करें तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में है। अगर हम लोग स्टेपिस की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया से लेकर हमारे पास ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ घास का मैदान है। सबसे बड़ा आप लोग के पास टेम्परेट घास का मैदान ये माना जाता है। और अगर हम बात करें कंपोज की तो ये हमारे पास साउथ अमेरिका में घास का मैदान है। और डाउन्स की बात करें तो ये हमारे पास देखिए ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है। तो इसी के साथ आज के 25 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होते हैं। जल्द लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।